अभी तक आपने सीखा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है, और जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। लेकिन जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े हुए, बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है। सीधे उसका यानी कि कोई अपवर्तन नहीं होता है, कोई विचलन नहीं होता है। दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं प्रकाश के अपवर्तन के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं उस चैप्टर के आगे का हिस्सा मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते थे, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का कि आपतन कोण की ज्या, जैसे दो माध्यमों में जो भी कोण बनते हैं, एक आपतन कोण और दूसरा अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण बनता है पहले माध्यम में और अपवर्तन कोण बनता है दूसरे माध्यम में। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये भिन्न भिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए अलग अलग। आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब हो गया साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर एक नियतांक, और इस एक नियतांक को मतलब इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे उपयोग हैं या बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम कोई पानी से भरी हुई बाल्टी या पानी से भरी हुई टब में जब एक छड़ी को हम तिरछा डालते हैं तब वो छड़ी जहां पर से पानी की सतह स्टार्ट होती है वहां पर से वो छड़ी लगता है कि वो मुड़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर से हम इस छड़ी को इस तरह से पानी में डुबोते हैं तो ये छड़ी इसके बाद ये पानी के अंदर वो मुड़ा हुआ दिखता है, वो सीधा नहीं दिखता है। इसका कारण भी यही है कि जो पानी के अंदर जब हम छड़ी को डुबाते हैं तो वहां पर माध्यम क्या होता है, चेंज हो जाता है। हम किसी वस्तु को तभी देखते हैं जब उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, हमारी रेटिना में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वहां पर दो माध्यम, जैसे एक माध्यम हो गया आपका हवा और दूसरा माध्यम पानी। तो हवा और पानी के बीच के माध्यम में यहां पर एक छड़ी को जब हम देखते हैं, मान लीजिए कि हमारा आंख यहाँ पर है और हम आंख से इस छड़ी को देखते हैं तो इस छड़ी से आने वाली प्रकाश की किरणें, छड़ी से टकराकर आने वाली प्रकाश की किरणें जो बाहर निकलती हैं वो सघन से विरल की ओर आने पर, अभी हम बताएं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तब वह अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है। वो इस तरह से ऐसे मुड़ेगी अभिलंब से दूर, और हमारे आंख को लगेगा कि वो किरण यहां पर से आ रही है। उसके सीधे में देखने पर वो किरण का यहां पर जो है इमेज ऐसा प्रतीत होगा। तो छड़ी यहां मुड़ी हुई दिखती है, छड़ी यहां पर दिखने लगता है, ये जो भाग है इसका यहां पर दिखने लगता है, ऐसे दिखने लगता है, ये उठा हुआ। तो छड़ी जो सीधा दिखना चाहिए पानी के अंदर वो इस तरह से दिखने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं कि जब हम पानी के अंदर हम देखते हैं तो बाल्टी की गहराई या टब की गहराई बहुत कम मालूम पड़ती है। लगता है कि टब की गहराई जितनी होनी चाहिए रियल में उससे कम पानी, भरा हुआ पानी में जब हम तिरछा देखते हैं तो लगता है कि टब की पेंदी थोड़ी उठी हुई है। कारण वही है कि जब हम पेंदी को देखते हैं, जो टब का पेंदी यहाँ पर है, उस पेंदी को देखने पर पेंदी से आने वाली प्रकाश की किरणें ठीक यहाँ पर अभिलंब से क्या होती है, वो दूर की ओर ऐसे मुड़ती है। चूंकि पानी जो है वो सघन माध्यम है हवा की अपेक्षा, हवा विरल माध्यम और पानी सघन माध्यम। तो पानी से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है और आंख को ऐसा प्रतीत होता है, ये आंख है,
आंख को ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें ऐसे इसके सीध में बढ़ाने पर ये किरणें यहाँ पर से आ रही हैं, तो ये पेंदी इसका यहाँ पर दिखता है, उठा हुआ दिखता है। पानी में रखा हुआ सिक्का, मान लीजिए कि हम 1 रुपए का या 5 रुपए का एक सिक्का पानी में डाल देते हैं, बाल्टी में डाल देते हैं या टब में डाल देते हैं, उस सिक्के को भी अगर देखा जाए तिरछा तो वो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, समझ गए, वो सिक्का ऊपर की ओर प्रतीत होगा। जैसे कारण वही इस सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो जहां पर दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है, उस सतह से बाहर निकलने पर जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब से दूर की ओर मुड़ती है और आंख को ऐसा आभास होता है कि वो किरण यहाँ इस बिंदु से आ रही है, जो बिंदु उसके कुछ ऊंचाई पर रहता है, उठा हुआ रहता है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारे दैनिक जीवन में घटते हैं, जिनमें प्रकाश के अपवर्तन का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिज्म। अगला एक शब्द आता है प्रिज्म। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शक माध्यम यह होता है और इसमें 5 सतह होते हैं, 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार सतह। त्रिभुजाकार सतह जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर की ओर और उसके सामने नीचे की ओर, ये दोनों क्या होते हैं, त्रिभुजाकार सतह होते हैं। और बाकी जो 3 सतह होता है वो आयताकार सतह होता है। अब देखिए, प्रकाश का आपतन और प्रकाश का अपवर्तन ये 2 सतहों के बीच होता है। जैसे इस तरह से हम प्रिज्म को दिखा रहे हैं, जिन 2 सतहों के बीच प्रकाश का आवागमन हो रहा है, अपवर्तन और आपतन और अपवर्तन हो रहा है, उन दोनों सतहों को हम अपवर्तक सतह कहते हैं। और उनके बीच का जो कोण होता है, उनके बीच के कोण को हम कहते हैं प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। तो उसके सामने यानी उसके सम्मुख जो सतह होता है उसको कहते हैं आधार, प्रिज्म का आधार। तो प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, कि जब किसी प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। या प्रिज्म जो है सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती है और वो 7 रंगों से जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम, उसमें 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। भिव योर, मान लेते हैं कि ये सनलाइट यहाँ पर से पड़ रहा है इस प्रिज्म पर, तो इधर जो निकलने वाली जो भी किरणें होंगी ये यहाँ से 7 रंगों में इधर विभक्त हो जाएंगी और इसको जिस पट्टी पर हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे, ये 7 कलर यहाँ पर, उसको वर्णपट कहा जाता है या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये विभक्त होने की क्रिया जो है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है और वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप जो कलर प्राप्त होता है वो है VIBGYOR, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और वायलेट कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये हुआ प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का बटना, यह भी एक अपवर्तन की क्रिया है, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम प्रिज्म के बाद पढ़ेंगे कि प्रिज्म के जैसा ही एक और जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में बहुत सारे कामों में यूज करते हैं वो है लेंस। लेंस का यूज हर एक चीज में, चश्मे में, कैमरा में, दूरबीन में, बहुत सारे डिवाइस में होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि लेंस है क्या। लेंस भी कांच का एक टुकड़ा है और उससे भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस जो है वैसा पारदर्शी पदार्थ है जो 2 ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। इसकी 2 सतहें होती है और दोनों ज्यामितीय रूप से गोलीय होता है, या दोनों में से कोई एक सतह समतल भी हो सकता है। तो लेंस किसी गोलीय कांच का एक भाग है, टुकड़ा है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक को हम कहते हैं उत्तल लेंस और दूसरे को कहते हैं अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस को कई भागों में बांट दिया गया। उत्तल का मतलब होता है जिसकी सतह उठी हुई हो, जिसकी सतह में उभार हो, इस तरह का लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। और जिसकी अपवर्तक सतह जो है वो अंदर की ओर धंसी हुई होती है उसको हम अवतल लेंस कहते हैं।
अब उत्तल लेंस कैसे कई प्रकार का होगा, तो यहां पर देखिए ये जब दोनों साइड उभरा हुआ है, इधर भी और इधर भी, अब हम इसको कहते हैं उभयोत्तल, उभयोत्तल, ठीक है, यानी दोनों ही सतह इसकी उत्तल है। अब मान लेते हैं कि एक सतह उत्तल और दूसरा सतह जो है समतल, यानी इसके एक ही साइड उत्तल, तो इसको हम कहेंगे उत्तला, उत्तल समतल, इसको हम कहेंगे उत्तल समतल। और अगर इसमें इधर समतल है और इधर उत्तल है, तब हम इसको कहेंगे समतलोत्तल, ठीक ना। यानी इसकी सतह पर यह डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार का है। अब देखिए मान लेते हैं कि इसमें एक तरफ धंसा हुआ ऐसे और दूसरे तरफ ऐसे उत्तल है, तो एक तरफ तो उत्तल हो गया, लेकिन दूसरा तरफ धंसा हुआ सतह का मतलब ये अवतल हो गया, तब हम इसको कहेंगे अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, यानी इसमें अवतल भी और उत्तल भी है। ठीक उसी प्रकार से जो अवतल लेंस है उनको भी कई भागों में हम बांट सकते हैं। एक तरफ अवतल और दूसरे तरफ अगर उत्तल है तब इसको कहेंगे अवतलोत्तल, अवतल और उत्तल का मिक्सिंग। एक तरफ समतल और दूसरे तरफ अवतल, इस तरह से एक तरफ समतल मतलब बराबर एक सतह और दूसरे तरफ की सतह जो है वो धंसी हुई है, तब ये कहलाएगा समतलावतल। और दोनों तरफ अगर ये अवतल है, दोनों सतह इसकी धंसी हुई, तब ये कहलाएगा उभय, उभयावतल। उभय का मतलब दोनों और अवतल का मतलब ये अवतल धंसा हुआ सतह वाला, इसकी दोनों सतह। तो इस प्रकार से हम मुख्यतः पढ़ेंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस के भिन्न भिन्न स्थान जो होते हैं, जैसे उसकी फोकस कहां पर होती है, उसका दुगना फोकस कहां पर होता है, फिर उसका जो प्रकाशीय केंद्र होता है वो कहां पर होता है। तो लेंस का वक्रता केंद्र, अब देखिए वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लेंस होते हैं उसकी दो सतह होती है, दो सतहें। अब दोनों सतहें जो है वो किसी न किसी गोले का एक हिस्सा है, एक भाग है। और इसको कल्पना किया जाए कि ये इस तरह से एक गोला है और इस गोले का ये एक भाग है, तो ये गोले का जहां पर सेंटर होगा वहां पर इस सतह का वक्रता केंद्र होगा, और जो दूसरा है वो इधर, ठीक। इस सतह का वक्रता केंद्र, ये इस सतह का जो भी गोला होगा उस गोले के सेंटर को हम उसका वक्रता केंद्र कहेंगे। हम यहां पर देखते हैं कि जो उत्तल लेंस है उसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक C1 और एक C2 से हम इसको सूचित करते हैं। अवतल लेंस में जहां तक सवाल है, तो अवतल लेंस भी दो सतहों से बना होता है और इसकी भी दोनों सतहें किसी न किसी गोले का भाग होती है, और उस गोले के सेंटर को, केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। तो इधर इसमें C1 इधर होगा और C2 इस सतह का जो सेंटर होगा वो C2 कहलाएगा। तो चाहे लेंस अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में दो दो वक्रता केंद्र होते हैं, और दोनों वक्रता केंद्र दो तरफ होता है। उत्तल लेंस में एक वक्रता केंद्र C1 बाईं तरफ और C2 दाईं तरफ। अवतल लेंस में जो वक्रता केंद्र है C1 वो दाईं ओर और C2 बाईं ओर। अब रह गया कि वक्रता केंद्र के बाद वक्रता केंद्र जो दोनों होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। जब दोनों सेंटरों को हम मिला दें तो ये जो रेखा होगा वो क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। यानी कि कहेंगे कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस में दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा या अक्ष जो है वो मुख्य अक्ष कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं मुख्य फोकस के बारे में। जो ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो ये मुख्य अक्ष,
मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें जब लेंस से अपवर्तन होगा, यहां पर माध्यम चेंज होने के कारण जब इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होते हुए गुजरता है। ठीक, मुख्य अक्ष पर यह टकराता है। जिस बिंदु पर यह टकराता है उसी को उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। और जो लेंस का जो मध्य बिंदु है वो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है और इसको हम O से सूचित करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। और इसका मुख्य फोकस जो है ये राइट साइड लिया जाता है। आप लोग इस चिन्ह के लिए इसके स्थान को याद रखेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। अब दूसरा जो है ये अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर इस तरह से इसका होता है अपवर्तन बाहर की ओर, तब ये मुख्य अक्ष पर कहीं मिलेगा ही नहीं। तब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से पीछे की ओर, पीछे की दिशा में बढ़ा करके इसको ऐसे मिलाया जाता है और जिस बिंदु पर यह मिलता हुआ प्रतीत होता है वहां पर इस अवतल लेंस का फोकस माना जाता है। अवतल लेंस का फोकस क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस के फोकस को हम लेंगे दाहिना और प्लस में लेंगे और अवतल लेंस के फोकस को लेंगे बाईं और माइनस में लेंगे। अब रह गया प्रकाशीय केंद्र से जहां पर मुख्य फोकस है, प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो है OF वो फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी प्लस में लिया जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर ऐसे करके। और इसमें भी जो प्रकाशीय केंद्र है लेंस का, उस प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। OF को F स्मॉल f से इसको सूचित किया जाता है और इसमें लेंगे -10 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर जितना भी दिया हुआ हो फोकस दूरी। इसमें हम फोकस दूरी के बाद जो दूसरा स्थान लेते हैं वो होता है दुगनी फोकस दूरी का। इसमें हम C का प्रयोग नहीं करते हैं, बकता त्रिज्या का प्रयोग नहीं करते हैं, दुगनी फोकस दूरी का प्रयोग करते हैं और उसी से न्यूमेरिकल वगैरह या प्रतिबिंब के स्थान का निर्धारण करते हैं। तो फिर आपको ये क्लियर हो गया प्रकाशीय केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। अच्छा, एक चीज और कि जो ये उत्तल लेंस है इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये नाम भी आपको याद रखना है, अभिसारी लेंस। और जो अवतल लेंस है इसको अपसारी कहा जाता है। तो अपसारी लेंस इसको क्यों कहा जाता है? कारण कि मुख्य अक्ष से जो भी किरणें इस पर पड़ती हैं वो अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती है, मतलब सिकुड़ जाती हैं सारा। तो सारी जितनी भी किरणें हैं सबका क्या हो गया, सभी अभिसारित हो जाती हैं और ये अभिसारित होने के कारण ये लेंस जो है यह अभिसारी लेंस कहलाता है। जबकि अवतल लेंस में ऐसा नहीं है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ने वाली किरणें क्या होता है, फैल जाती हैं, उसका वो अपसरित हो जाती हैं। अपसरित होना का मतलब फैल जाना, और इस कारण से अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये पूछता है आपको कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्या क्यों कहते हैं, तो कारण आपको यही लिख देना है और इसको याद रखना है। लेंस में भी एक शब्द आता है प्रतिबिंब, और हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। उससे पहले हम जान लें कि प्रतिबिंब होता क्या है। दोस्तों, दर्पण वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और इसमें भी सेम चीज है कि जब वस्तु का जो भी उस लेंस के द्वारा इमेज बनेगा उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर उस वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और यह प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं या वास्तविक रूप से कटती हैं
उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद वो मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब उनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं हम, क्योंकि आभास होता है। तो आभासी प्रतिबिंब, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज। और ये रियल इमेज हुआ, ये रियल बना। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर बनाते हैं, ये जब भी बनेगा पर्दे पर बनेगा, और ये आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा और छोटा दोनों बनता है, आभासी प्रतिबिंब भी बड़ा और छोटा दोनों ही बन सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं सीधा, आभासी प्रतिबिंब को देख सकते हैं उल्टा। तो ये हो गया प्रतिबिंब के गुण। दोनों में अगर अंतर आए लिखना एग्जाम में कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो सबसे पहला पॉइंट में हम दोनों की परिभाषा लिख देंगे कि ये वास्तविक कटान पर बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जहां पर मिलता हुआ दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि लेंस में जो जितनी भी किरणें होती हैं उनका अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ताकि हम उसी अपवर्तन के आधार पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से हम बना सके किरण आरेख के द्वारा। तो हम देखते हैं, सबसे पहला किरण हम देखते हैं प्रकाशीय केंद्र की दिशा में। लेंस का प्रकाशीय केंद्र यहां पर होता है, बीच में होता है, और जब कोई किरण आपतित हो प्रकाशीय केंद्र पर, तो प्रकाशीय केंद्र वाला जो किरण होता है उसका अपवर्तन उसी सिद्ध में हो जाता है, यानी कि उसका कोई विचलन नहीं होता है, वो मुड़ता नहीं है। प्रकाशीय केंद्र के द्वारा जब भी किसी किरण का अपवर्तन होगा तो वो उसी सिद्ध में निकल जाती है। इसमें भी अवतल लेंस में भी अगर देखा जाए तो जो अवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र जहां पर होता है उससे होकर जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती हैं, मुड़ती नहीं है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समानांतर। ये पहला तो हो गया प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, और दूसरा हम लिखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई किरणें इससे अपवर्तन होगा उत्तल लेंस में, तो वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर जाकर के मिल जाती हैं, फोकस से होकर यानी गुजरती हैं। अवतल लेंस में भी अगर देखते हैं हम तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें, उसका इस तरह से ऊपर की ओर होता है अपवर्तन, और जब हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये मुख्य फोकस से होता हुआ निकलता हुआ प्रतीत होता है। तीसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें। मुख्य फोकस यहां पर लिखते हैं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली। तो सबसे पहले उत्तल लेंस में देख लेते हैं कि जब मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो कैसे जाएगा। तो इसका मुख्य फोकस यहाँ पर होता है, तो मुख्य फोकस से होकर अगर कोई किरण जा रही है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या होता है, समानांतर हो जाता है। इसमें भी अवतल लेंस में भी हम देख लेते हैं कि जो अवतल लेंस है इसका जो मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस की दिशा में, मुख्य फोकस इसका इधर रहेगा, मुख्य फोकस की दिशा में अगर ये कोई किरणें आपतित हो रही हैं तो इसका अपवर्तन जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी सिद्ध में निकल जाती हैं, उसका अपवर्तन उसी सिद्ध में हो जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणों का अपवर्तन मुख्य फोकस से होता है, मुख्य फोकस से होकर वो निकलती हैं। और तीसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण का अपवर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, वो समानांतर निकलती हैं। और इन्हीं तीनों किरणों के आधार पर, इन तीनों किरणों के अपवर्तन के आधार पर हम भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। तो उसमें स्थान क्या क्या होगा वो हम समझ लें। सबसे पहले स्थान, तो सबसे लेंस का सबसे नजदीक का स्थान हुआ उसका प्रकाशीय केंद्र, ओ जिसको कहते हैं। दूसरा स्थान होता है प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच का स्थान। तीसरा स्थान मुख्य फोकस, और उसके बाद का स्थान होता है मुख्य फोकस और दुगनी फोकस के बीच का स्थान। फिर उसके बाद का स्थान होता है दुगनी फोकस दूरी पर रखी हुई वस्तु का स्थान।
उसके बाद आ जाएगा दुगनी फोकस और अनंत के बीच का स्थान, यह स्थान, और सबसे लास्ट का स्थान हो जाएगा अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु। तो हम अलग अलग दूरियों पर रखे हुए वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्धारण के लिए हम इन तीनों किरणों का हेल्प लेंगे और देखिए कैसे बनता है, और वो हम आपको सिखाएंगे अगले भाग में। सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है मुक्त फोकस के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, और प्रिज्म क्या है, लेंस क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।